सूर्यपुर नगर का रहने वाला जोरावर बहुत ही बुढ़ा हो चुका था, लेकिन आज भी उसके कंधे बहुत ही मजबूत थे। उसके शरीर में शेरों जैसी ताकत थी। जवानी में तो उसके घर कोई औलाद हुई नहीं, लेकिन ईश्वर ने उसकी प्रार्थना बुढ़ापे में आकर सुनी और बुढ़ापे में उसके घर एक बेटा पैदा हुआ। जोरावर अपने बेटे को देखकर ही जी रहा था। वे एक लोहार था और लोहा कूटते कूटते उसका दिल अब नर्म हो चुका था, वरना जवानी में तो वह बहुत ही गुस्सैल स्वभाव का आदमी था। अब जब भगवान की दया से उसके घर संतान पैदा हुई तो उसे देखकर वो फूला ना समाता। जोरावर ने अपने बेटे का नाम फौलाद रखा। ये बड़ा अजीब सा नाम था। लोग कहते, अरे जोरावर, तुमने अपने बेटे का नाम फौलाद क्यों रखा? इस पर जोरावर कहता कि मेरा बेटा बड़ा होकर फौलादी बनेगा। ये सुनकर सब चुप हो जाते, क्योंकि वे लोग जानते थे कि अगर बाप इतना ऊंचा और इतना ताकतवर है तो बेटा भी ज़रूर ताकतवर और फौलादी निकलेगा। फौलाद जब बड़ा हुआ तो सचमुच किसी बड़े दैत्य से कम ताकतवर नहीं था। वे जब चलता तो ज़मीन में धमक पैदा होने लगती। वह भी अपने बूढ़े बाप के साथ लोहार का काम करने लगा। लोहा कूटते कूटते उसका शरीर फौलाद जैसा मजबूत और ताकतवर बन चुका था। जब वह घोड़े की पीठ पर बैठता तो घोड़े की कमर झुक जाती। एक दिन की बात है, जब फौलाद एक खेत के नज़दीक से जा रहा था। उसने देखा कि उस किसान के खेत में एक बहुत बड़ा पत्थर था, जिसके कारण किसान को हल चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। फौलाद ने आगे बढ़कर उस भारी भरकम पत्थर को उठाया और खेत से उठाकर बाहर फेंक दिया। संयोग की बात है, उस समय राज्य का राजा वहाँ से गुजर रहा था। उसकी नज़र जब फौलाद पर पड़ी तो वह बहुत ही हैरान हुआ। जो पत्थर फौलाद ने उठाकर खेत से बाहर फेंका था, उसके लिए कम से कम 20 हट्टे कट्टे आदमियों की आवश्यकता थी। राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस नौजवान का पता लगाओ कि ये कौन है और कहाँ रहता है, और फिर किसी दिन में इसे मेरे सामने पेश करो। फौलाद तो वे पत्थर वहाँ से फेंककर अपने पिता के पास चला गया। तब मंत्री ने उस किसान से फौलाद के बारे में पूछा तो किसान ने बताया, हुजूर, इस नौजवान का नाम फौलाद है और ये जोरावर लोहार का बेटा है। सामने जो आप गांव देख रहे हैं, ये उसी में रहता है। सारी पूछताछ करने के बाद मंत्री वापस राजा के पास आया और उसे बताया, महाराज, मुझे पता चल गया है कि वे नौजवान कौन है और कहाँ रहता है। वे सामने वाले गांव में ही रहता है। मैं किसी दिन उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। जोरावर, जो कि अब बहुत ही बुढ़ा हो चुका था, वे चाहता था कि अपने बेटे फौलाद की वे शादी कर दे। फौलाद जब पैदा हुआ था तो कुछ ही दिनों में उसकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मरते समय फौलाद की माँ ने अपने पति से ये वादा लिया था कि जब फौलाद बड़ा होगा तो उसकी शादी मेरी सहेली की बेटी से करना, जो पड़ोस के ही दूसरे राज्य में रहती है। ये वादा जोरावर को याद आ गया। जोरावर का एक साला, जो कि पड़ोस के राज्य चिनावपुर में रहता था, उसने अपने साले को संदेश भेजा कि वे अपने बेटे फौलाद की शादी करने के लिए आ रहा है। तुम शादी की सारी तैयारियां कर लो। और फिर एक दिन जोरावर फौलाद और अपने कुछ खास रिश्तेदारों को लेकर पड़ोस के राज्य की तरफ रवाना हो गया। वहाँ पर उसके साले ने सारी तैयारियां करके रखी थी और इस तरह से फौलाद और चंद्रमुखी की शादी हो गई। वे दोनों इस शादी से बहुत ही खुश थे और फिर वे सभी चंद्रमुखी को लेकर अपने राज्य वापस आ गए। कुछ दिन यूं ही बीते थे कि जोरावर बीमार रहने लगा। बीमारी के कारण उसकी मौत हो गई। पिता के जाने के बाद फौलाद को बहुत ही दुख हुआ, लेकिन समय के साथ साथ उसका ये दुख खत्म हो गया। वह अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगा। इन्हीं दिनों पड़ोसी राज्य चिनापुर में सूर्यपुर पर हमला कर दिया और सूर्यपुर के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। ये देखकर सूर्यपुर का राजा सूर्यसेन सोचने लगा
कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो एक दिन अपने पूरे राज्य से ही हाथ धोना पड़ेगा। सूर्यसेन ने उसी समय अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया कि उनके राज्य में जितने भी मजबूत कदकाठी के नौजवान हैं उनको हमारी सेना में भर्ती किया जाए और युद्ध कला में माहिर बनाया जाए। फिर अचानक राज्य सूर्यसेन को फौलाद का विचार आया। उसने मंत्री से कहा, मंत्री जी, क्या आपको याद है एक दिन शिकार से वापस आते समय मैंने एक ऐसे नौजवान को देखा था जो बहुत ही ताकतवर था और उसने एक ऐसे पत्थर को जिसे 15-20 आदमी मिलकर भी नहीं उठा सकते थे उसे उठाकर दूर फेंक दिया था और मैंने तुम्हें आदेश दिया था कि उस नौजवान को मेरे सामने पेश किया जाए, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। ये कहते हुए राजा सूर्यसेन थोड़ा गुस्से में आ गए। मंत्री बोला, हुजूर, दरअसल बात ये थी कि उन दिनों मुझे खबर मिली थी कि पड़ोस के राजा चिनाब सिंह ने हमारे राज्य के कई इलाकों पर हमला करके हथिया लिया है। बस इसीलिए मुझे समय नहीं मिल पाया। मैं कल ही उसको आपके सामने पेश कर दूंगा। और फिर दूसरे दिन मंत्री अपने कुछ सिपाहियों के साथ उस गांव में जा पहुंचा जहां पर फौलाद रहता था। मंत्री ने फौलाद को राजा का आदेश सुनाया और उसे अशर्फियों से भरी हुई एक थैली भी दे दी। मंत्री के जाने के बाद फौलाद ने अपनी पत्नी से इस बारे में सलाह की और कहा, चंद्रमुखी, लोहार के काम में मेरी इतनी कमाई नहीं हो पाती, मैं तुम्हें सभी तरह की सुख सुविधाएं दे सकूं। कल को जब हमारा बेटा पैदा होगा तो क्या वे भी यही काम करेगा? मुझे ईश्वर ने एक मौका दिया है और मुझे राजा ने बुलाया है। ये देखो, अशर्फियों से भरी हुई थैली भेजी है ताकि मेरे जाने के बाद तुम आराम से रह सको। चंद्रमुखी को भी इस बात का एहसास था कि फौलाद जो कुछ भी कमाता है उससे तो सिर्फ 2 वक्त की रोटी ही बड़ी मुश्किल से चलती है। और फिर उसने बड़ी खुशी से फौलाद को जाने की अनुमति दे दी। फौलाद ने कहा, चंद्रमुखी, तुम यहाँ पर अकेली कैसे रहोगी? इसलिए मेरी मानो तो तुम अपने पिता के पास चली जाओ। मैं वहीं पर तुम्हें खर्च के लिए धन बेचता रहूँगा और तुमसे मिलने के लिए आता रहूँगा। और फिर फौलाद ने चंद्रमुखी को अपने एक रिश्तेदार के साथ पड़ोस के राज्य चिनावपुर में भेज दिया, जहाँ पर चंद्रमुखी अपने पिता के घर में रहने लगी और फौलाद खुद राजा के पास चला गया। जब फौलाद राजा के दरबार में पहुंचा तो वहां पर मौजूद सभी दरबारी उसका ताकतवर और मजबूत शरीर देखकर हैरान रह गए, मगर राजा का सेनापति ये देखकर जल उठा। वे कहने लगा, महाराज, ऐसे आदमी से मेहनत मजदूरी तो करवाई जा सकती है, मगर ये सैनिक नहीं बन सकता, क्योंकि ये सैनिक बनने के लायक नहीं है। एक सैनिक के शरीर में जो फुर्ती होनी चाहिए वे इसमें नहीं है। ये दुश्मन का वार बचाकर दुश्मन पर हमला नहीं कर सकेगा। फौलाद ने जब ये बात सुनी तो उसे गुस्सा आ गया। उसने आगे बढ़कर सेनापति की छाती में एक घूंसा जड़ दिया। सेनापति की तो मानो हड्डियां ही कड़कड़ा उठी और वह इस काबिल भी न रहा कि उठकर अपने महल वापस जा सके। दरबारियों ने जब ये देखा तो फौलाद की ताकत की वे तारीफ करने लगे। राजा ने ये देखते हुए अपने मंत्री से कहा, इस नौजवान को 2-3 महीनों के लिए युद्ध कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए। इसे तलवार चलाना, तीरंदाजी करना, घुड़सवारी करना, ये सब कुछ सिखाया जाए और जब ये एक योद्धा बन जाए तो इसे हमारी सेना का सेनापति बनाया जाएगा, क्योंकि मुझे एक ऐसे ही सेनापति की आवश्यकता थी। और फिर मंत्री फौलाद सिंह को लेकर सैनिकों के शिविर में पहुंच गया, जहां पर युद्ध कला सिखाने के लिए एक से बढ़कर एक योद्धा मौजूद थे। इसके बाद फौलाद का सैनिक प्रशिक्षण शुरू हो गया। उसे रहने के लिए महल भी दे दिया गया और उसकी सेवा के लिए कई नौकर चाकर लगा दिए गए। उसे खाने के लिए स्वादिष्ट भोजन दिया जाता था। फौलाद भी पूरी लगन से सभी युद्ध कलाओं को सीखने लगा और धीरे धीरे वो एक जाबाज योद्धा बन चुका था। यहाँ तक कि उसके मुकाबले का योद्धा पूरी सेना में कोई नहीं था। राजा इस बात से बहुत ही खुश था। धीरे धीरे फौलाद राजा सूर्यसेन का बहुत ही खास आदमी बन गया।
दिल ही दिल में मंत्री इस बात से ईर्ष्या करने लगा था। इसी बीच सूर्यपुर के एक गांव में एक अजीब सी घटना घटने लगी। एक बहुत ही बड़ा और विशाल पक्षी मुसीबत बनकर आया हुआ था। वे पक्षी हर दूसरे तीसरे दिन ऊंचे पहाड़ों से उड़ता हुआ आता और कभी गांव वालों को तो कभी उनके पशुओं पर हमला कर देता। वे पक्षी इतना बड़ा था कि गांव वाले उससे मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। अपनी फरियाद लेकर वे सब राजा सूर्यसेन के पास पहुंचे। बस फिर क्या था, मंत्री तो ऐसे ही किसी मौके की तलाश में था। उसका विचार था कि फौलाद इंसानों से तो लड़ सकता है, लेकिन ऐसे किसी दैत्यकार पक्षी से नहीं। इसीलिए अगर फौलाद को वहां पर भेजा जाए तो वे पक्षी इसे खत्म कर देगा। इस तरह से वे मंत्री पहले की तरह राजा का खास बन जाएगा। अब तो कई और बस्तियां और गांव से भी लोग आने लगे, राजा से फरियाद करने लगे कि उस खतरनाक पक्षी से उन्हें छुटकारा दिलवाया जाए। राजा ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता भेजा, लेकिन जब सिपाही वहां पर पहुंचे तो विशालकाय पक्षी का वे कुछ नहीं बिगाड़ सके। इस बात की खबर जब राजा को हुई तो उसे बड़ा ही दुख हुआ। वे सोच में पड़ गया कि आखिर इस दैत्यकार पक्षी से लोगों की सुरक्षा किस तरह से की जाए। मंत्री जी, जो कि इसी मौके की तलाश में थे, वे बोले, हुजूर, आप परेशान क्यों होते हैं? हमारे पास फौलाद है ना। उसके जैसे बहादुर के होते हुए हमें डरने की क्या आवश्यकता है? राजा ने कहा, नहीं, हम फौलाद जैसे बहादुर योद्धा को उस पक्षी की भेंट नहीं चढ़ा सकते। मगर राजा की बात सुनकर फौलाद उठ खड़ा हुआ, क्योंकि वह एक बहादुर योद्धा था। वह बोला, महाराज, मंत्री जी बिल्कुल ठीक कहते हैं। मुझे इस मुहिम पर जाना ही चाहिए। ईश्वर ने चाहा तो मैं उस बला को खत्म करके ही वापस आऊँगा। मजबूर होकर राजा को उसे अनुमति देनी पड़ी। अब तो मंत्री दिल ही दिल में बहुत खुश था और फिर फौलाद राजा से अनुमति लेकर अपनी मुहिम पर रवाना हो गया। इधर गांव के लोगों को जब ये खबर मिली कि राजा ने अपने सबसे बहादुर और ताकतवर योद्धा को, जिसका नाम फौलाद है, इस विशालकाय पक्षी को मारने के लिए भेजा है, सभी लोग ये खबर सुनकर बहुत ही खुश थे। इस गांव में एक भी वैद्य भी रहता था। जब फौलाद उस गांव में पहुंचा तो वैद्य उससे मिलने के लिए आया। वे कहने लगा, बहादुर नौजवान, दरअसल ये मुसीबत मेरी वजह से आई है। मैं एक वैद्य हूँ और हमारे खानदान में एक से बढ़कर एक वैद्य पैदा हुए हैं, जिन्होंने इंसानियत की भलाई के लिए बड़े काम किए हैं। मैंने अपने दादा से सुना था कि इंसान की कई खतरनाक बीमारियों जैसे कोढ़, अंधापन और कई लाइलाज बीमारियों का इलाज करने के लिए एक औषधि है। उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे गांव के पीछे जो पहाड़ है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष है, जिसकी छाल से ऐसी औषधि बनाई जा सकती है। वो पेड़ इस दुनिया में अकेला ही है। तब मैंने अपने कुछ लोगों को अपने साथ लिया और उस पहाड़ के पीछे पेड़ की छाल लेने के लिए चला गया। मैं और मेरे साथी जब पेड़ की छाल उतार रहे थे, तब हमें ये नहीं मालूम था कि उस पेड़ पर एक विशालकाय पक्षी का घोंसला है, जिसमें उसके 2 अंडे भी रखे हुए थे। जब हम पेड़ की छाल उतार रहे थे तो पेड़ के हिलने के कारण वो दोनों अंडे घोंसले से छिटक कर जमीन पर आ गिरे और फूट गए। उसी समय वे विशालकाय पक्षी भी वहां पर मौजूद था और देखते ही देखते उसने हम पर हमला कर दिया। उसने मेरे कुछ साथियों को मार डाला, लेकिन मैं जैसे तैसे जान बचाकर गांव में आ पहुंचा। उस पक्षी ने बहुत देर तक मेरा पीछा किया। उसी दिन के बाद से वे पक्षी अक्सर ही गांव पर हमला करने के लिए आ जाता है। वे आकार में इतना बड़ा है कि उसका मुकाबला करना हमारे बस की बाहर की बात थी। इस सारी जद्दोजहद में हम उस पेड़ की छाल को भी अपने साथ नहीं ला पाए। अब तुम ही हमें इस दैत्यकार पक्षी के अत्याचार से बचा सकते हो। हालांकि मैं तो लोगों की भलाई के लिए उस पहाड़ के पीछे गया था, लेकिन अब मेरी वजह से गांव पर ये मुसीबत आ गई है। फौलाद ने कहा, आप चिंता मत कीजिए।
अगर ईश्वर ने चाहा तो मैं उस पक्षी को मार गिराऊंगा। फौलाद को वहाँ पर रहने के लिए एक अच्छा मकान दिया गया, लेकिन वे वहाँ पर आराम करने के लिए नहीं, बल्कि लोगों की सहायता करने के लिए आया था। अगले दिन फिर से गांव में शोर मच गया। फौलाद ने जब देखा तो देखता ही रह गया। वह एक बहुत ही विशालकाय पक्षी उस गांव के ऊपर मंडरा रहा था। वो कभी गांव के जानवरों पर तो कभी गांव वालों पर हमला कर देता। उसको देखते ही फौलाद की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने सोचा, ये तो इतना बड़ा और इतना खतरनाक है कि इसका मुकाबला करना संभव नहीं है। मगर उसने अपने आप को संभाला और ये फैसला किया कि चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, वो इस बला को ज़रूर मार कर ही रहेगा। जैसे वे पक्षी आया था वैसे ही वो वापस चला गया। उस रात फौलाद को नींद नहीं आ रही थी। वह सोचता रहा कि आखिर यहाँ के लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा कैसे दिलवाया जाए। सोचते सोचते रात का तीसरा पहर आ गया और तब उसकी आंख लग गई। उसने सपने में अपने पिता जोरावर को देखा। उसके पिता ने कहा, बेटा, इस बला को मारने के लिए तुम्हें एक बहुत बड़े आईने का बंदोबस्त करना पड़ेगा, जिसमें वे विशाल पक्षी अपने आप को साफ साफ देख सके। और तुम उस आईने को वहाँ पर रखना जहाँ से वे पक्षी पहाड़ से नीचे उतरता है। इसके साथ ही फौलाद की आँख खुल गई। जब सुबह हुई तो वे अपने सपने के बारे में सोचने लगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा कि मुझे इस बला को ख़त्म करने का रहस्य मालूम हो गया है। क्या तुम लोगों में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो आईना साजी का काम जानते हो? उसकी बात सुनकर गांव के 5-6 लोग उठ खड़े हुए और बोले, जी हुजूर, हम आईना साजी का काम जानते हैं। फौलाद ने कहा, क्या तुम इतना बड़ा आईना तैयार कर सकते हो जिसमें वो बला अपना पूरा शरीर देख सके? उनमें से एक ने कहा, जी हाँ, हम इतना बड़ा आईना बना सकते हैं, मगर इसके लिए हमें 1 सप्ताह की मोहलत चाहिए। फौलाद ने कहा कि उस आईने को बनाने में जितना भी खर्च आएगा वह मैं देने को तैयार हूँ। तुम लोग जल्दी से जल्दी आईना तैयार करके लाओ। 1 सप्ताह के अंदर उस विशालकाय पक्षी ने एक बार फिर से हमला किया, लेकिन लोगों को फौलाद से पूरी उम्मीद थी, इसीलिए वे इस नुकसान को भी बर्दाश्त कर गए। 7वें दिन कुछ लोग फौलाद के सामने एक बहुत बड़ा आईना लेकर पेश हुए। फौलाद ने लकड़ी के बड़े बड़े खंभों के सहारे उस आईने को एक ऐसी जगह पर रखवा दिया जहाँ से वे पक्षी गुजरता था। आईने को वहाँ पर रखकर सभी लोग छिपकर बैठ गए कि तभी अचानक पहाड़ के दूसरी ओर से उस पक्षी ने उड़ान भरी। सूरज की चमक से उस पक्षी की आंखों पर आईने की चमक पड़ी तो वे पक्षी आईने की तरफ मुड़ गया, और जब वे उस आईने के अंदर अपने ही जैसे एक बड़े और विशालकाय पक्षी को देखा तो गुस्से से चिगाड़ता हुआ वे अपनी ही परछाई पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा। उसने अपनी पूरी ताकत से उस विशालकाय आईने को टक्कर मारी, जिसका नतीजा ये हुआ कि वे विशालकाय पक्षी कांच के टुकड़ों के लगते ही लहूलुहान होकर ज़मीन पर गिर गया। कुछ देर तक छटपटाने के बाद उसकी मौत हो गई। ये देखकर बस्ती के लोग खुशी से झूमने लगे और उस रात बस्ती में खूब जश्न मनाया गया। लोग नाचे गाए, दावत की गई। पक्षी को मारने के बाद जब फौलाद महल में पहुंचा तो उसका जोरदार स्वागत किया गया। राजा सूर्यसेन उससे इतना खुश थे कि उन्होंने अपनी इकलौती बेटी की शादी फौलाद से करवा दी। हालांकि फौलाद पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उस ज़माने में 2-3 शादियां करना राजमहल के लोगों के लिए एक आम बात हुआ करती थी। अब राजा सूर्यसेन क्योंकि बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसने अपनी राजगद्दी फौलाद के हवाले कर दी और इस तरह से एक लोहार का बेटा सूर्यपुर राज्य का राजा बन गया। राजा बनने के बाद उसने अपनी प्रजा की भलाई के लिए कई काम किए और अपने राजपाट के कामों में वे इतना व्यस्त हो गया कि वह अपनी पहली पत्नी और उसके होने वाले बच्चे को भूल ही गया।
दिन गुजरते गए और उसके राजगद्दी पर बैठते हुए किसी भी पड़ोसी राज्य की हिम्मत ना हुई कि वे सूरजपुर की तरफ आंख भी उठाकर देख सकें। दूसरी तरफ फौलाद की मौजूदा पत्नी यानी राजा सूर्यसेन की बेटी से फौलाद को कोई संतान पैदा नहीं हुई, जबकि पड़ोसी राज्य चिनावपुर में रहने वाली उसकी पहली पत्नी चंद्रमुखी ने एक बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया, जिसका नाम उसने वीर सिंह रखा, जो कि अपने नाना के यहाँ पर रहकर पल बढ़ रहा था। उसके नाना ने वीर सिंह को अच्छी शिक्षा दिलवाई, साथ ही साथ उसे शस्त्र चलाने में भी माहिर बना दिया और फिर उसे चिनावपुर राज्य की सेना में भर्ती करवा दिया। वे अपने पिता की तरह ही बहुत ही ताकतवर और मजबूत शरीर का मालिक था। राजा चिनाब सिंह ने उसे अपने खास अंगरक्षकों में शामिल कर लिया। एक दिन जब राजा चिनाब सिंह जंगल में शिकार खेलने के लिए गए तो उसके अंगरक्षक भी उसके साथ थे। अचानक ही शेर ने चिनाब सिंह पर हमला कर दिया। शेर राजा को कुछ नुकसान पहुंचा पाता उससे पहले ही उसका अंगरक्षक वीर सिंह बीच में आ गया और उसने देखते ही देखते अपनी तलवार से शेर के 2 टुकड़े कर दिए। वीर की इस बहादुरी को देखते हुए राजा चिनाब सिंह ने उसने अपने सेनापति बना दिया। इन्हीं दिनों चिनावपुर और सूर्यपुर की सीमाओं पर अशांति फैली हुई थी। फौलाद को जब पता चला कि चिनावपुर के राजा ने 20 साल पहले हमला करके उनके राज्य को कई इलाकों को हड़प लिया था, इसलिए फौलाद सिंह ने अपना एक दूत चिनावपुर राज्य भेजा और राजा चिनाब सिंह को आदेश दिया कि एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते उन्हें उन्हीं सभी इलाकों को वापस कर देना चाहिए जो 20 साल पहले उन्होंने हथिया लिए थे। जब दूत ने ये संदेश पढ़कर सुनाया तो चिनाब सिंह के सभी दरबारियों ने सलाह दी कि हमें वे इलाके वापस कर देने चाहिए, क्योंकि सूर्यपुर का मौजूदा राजा फौलाद सिंह है और उससे दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। लेकिन चिनाब सिंह का नया सेनापति वीर सिंह, जो कि असल में फौलाद सिंह का ही बेटा था, वे कहने लगा, महाराज, जीते हुए इलाके कभी वापस नहीं किए जाते। राजा ने कहा, लेकिन इस तरह तो युद्ध भी हो सकता है और ऐसे ताकतवर दुश्मन से युद्ध करना तो आत्महत्या के बराबर है। तब वीर सिंह ने कहा, किसी दूसरे राजा के सामने घुटने टेक देना भी आत्महत्या से कम नहीं है, इससे हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। उसकी बात राजा चिनाब सिंह को बहुत पसंद आई और वैसे भी वे ये बात जानता था कि अगर उसका पड़ोसी राज्य सूर्यपुर बहुत ही ताकतवर है तो इसका सेनापति वीर सिंह भी किसी से कम नहीं है। इसीलिए राजा ने दूत को ये जवाब दिया कि अपने राजा से जाकर कह दो कि जीते हुए इलाके कभी वापस नहीं किए जाते। अगर हिम्मत है तो उन्हें वापस लेकर दिखाओ। ये खबर जब फौलाद सिंह के पास पहुंची तो वे गुस्से में आग बबूला हो गया। वे बूढ़ा हो चुका था, मगर आज भी लोग उसे बूढ़ा शेर कहकर बुलाते थे। अभी भी उसके शरीर में फौलाद जैसी ताकत थी। वे हैरान था कि आखिर चिनावपुर के राजा ने ना करने की हिम्मत कैसे की। 2 दिन के बाद ही फौलाद सिंह अपनी सेना को लेकर चिनावपुर राज्य की सीमा पर पहुंच गया। जब चिनावपुर राज्य में ये खबर पहुंची तो सेनापति वीर सिंह भी अपनी सेना को लेकर युद्ध भूमि में आ गया। वहां पहुंचकर फौलाद सिंह ने एक आखिरी बार शांति का संदेश देने के लिए अपने एक सैनिक को वीर सिंह के पास भेजा कि अभी भी समय है, जीते हुए इलाकों को वापस कर दो। लेकिन वीर सिंह ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ये जवाब दिया कि तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम कायर हो और लड़ना नहीं चाहते। उसकी बात सुनकर फौलाद सिंह गुस्से से आग बबूला हो गया। उस समय युद्ध का ये नियम था कि युद्ध शुरू होने से पहले दोनों सेनाओं में से एक एक योद्धा आगे आता था और उन दोनों में मुकाबला होता था। उसके बाद ही दोनों सेनाएं आपस में टकराती थी। वीर सिंह ने सोचा कि वे खुद ही आगे बढ़े, क्योंकि अगर उसकी वजह से कोई आदमी गया और वे हार गया तो उसकी सेना मायूस हो जाएगी। और उसे ये भी पता था कि वे एक बहुत ही ताकतवर बाप का बेटा है, इसीलिए वे आसानी से दूसरे योद्धा को हरा पाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके मुकाबले में उसका अपना पिता ही था,
जो ताकत के मुकाबले में उससे किसी तरह से भी कम नहीं था। इधर फौलाद सिंह ने भी अपना घोड़ा आगे बढ़ा दिया। जब उसने देखा कि उसका मुकाबला एक नौजवान से है तो कहने लगा कि तुम मेरे बेटे के बराबर हो, मुझे तुम पर हाथ उठाने में संकोच होता है। मेरी बात मानो तो वापस चले जाओ। लेकिन वीर सिंह ने उसे ललकारते हुए कहा, मैं वापस जाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें खत्म करने के लिए आया हूँ। और उसके बाद वीर सिंह और फौलाद सिंह दोनों आपस में भिड़ गए, लेकिन एक ही जोरदार हमले से दोनों की तलवारें टूट गई और अब वे दोनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। फौलाद ने वीर पर हमला करते हुए कहा, आज तुम फौलाद के हाथों से नहीं बच पाओगे। फौलाद का नाम सुनते ही वीर सिंह ठंडा पड़ गया और उसने कोई भी जवाबी हमला नहीं किया। तब फौलाद ने गरज कर कहा, अब तुम मुझ पर हमला क्यों नहीं करते? अभी तो तुम बड़े ही डींगे हाँक रहे थे। सब खत्म हो गया क्या तुम्हारा सारा जोश? वीर बोला, मैंने आपके हमले का जवाब इसलिए नहीं दिया क्योंकि अभी अभी आपने मेरे पिता का नाम लेकर पुकारा, वरना आपके हमले का तोड़ तो मेरे पास भी है। ये सुनकर फौलाद का गुस्सा कुछ नर्म हो गया। बोला कि तुम किसके बेटे हो? वीर बोला, मैंने आज तक अपने पिता को तो नहीं देखा, लेकिन उनका नाम फौलाद है। यही वजह है कि जब आपके मुंह से मैंने फौलाद सुना तो मेरे अंदर का जोश कुछ ठंडा पड़ गया। उसकी बातें सुनकर फौलाद के दिमाग में कई विचार उठने लगे। उसने आगे बढ़कर पूछा, बेटे तुम्हारी माँ का नाम चंद्रमुखी है? तो वो बोला, जी हाँ, मेरी माँ का नाम चंद्रमुखी है। मगर आप कौन हैं? फौलाद ने कहा, बेटा तुम्हारी ताकत को देखते हुए मुझे पहले ही अंदाज़ा हो गया था कि तुम किसी शेर के बेटे हो। मैं वही बदनसीब बाप हूँ जो इतने सालों तक तुमसे जुदा रहा। और तुम्हारी माँ कैसी है? ये कहते हुए उसने अपने बेटे को छाती से लगा लिया और फिर वे दोनों काफ़ी देर तक रोते रहे। इसके बाद फौलाद अपने बेटे वीर को अपने खेमे में ले गया और उसकी खूब आवभगत की। इधर पड़ोसी राज्य के राजा चिनाब सिंह को इस बात की खबर मिल गई थी कि फौलाद सिंह तो वीर सिंह का पिता निकला। अब तो वे आग बबूला हो गया। उसने अपनी एक खास दासी को बुलाया और कहा, किसी भी तरह से तुम वीर सिंह को जहर दे दो। इधर पिता और पुत्र की बातें खत्म ही नहीं हो रही थी। वीर ने अपने पिता से कहा, मैं राजा चिनाब सिंह का ये संदेश भिजवाता हूँ कि वे युद्ध ना करें। मुझे उम्मीद है कि वे मेरी सलाह ज़रूर मान जाएंगे, क्योंकि उनके दरबारी भी इस युद्ध के हक में नहीं थे। और फिर फौलाद सिंह दूसरे खेमे में चला गया। तभी वहाँ पर राजा चिनाब सिंह की भेजी हुई दासी आई। उसने वीर सिंह के सामने खाना परोस दिया जिसमें जहर मिला हुआ था। वीर सिंह ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि ये कोई नई दासी है। उसने आराम से खाना खाया, लेकिन खाना खाते ही उसकी हालत खराब होने लगी। वे समझ गया कि उसे जहर दिया गया है। इधर फौलाद सिंह को भी इस बात की सूचना मिली कि उसके बेटे को जहर दे दिया गया है। युद्ध भूमि से वो गांव ज़्यादा दूर नहीं था जहां पर वो वैद्य रहता था, जिसे फौलाद सिंह तब मिला था जब उसने विशालकाय पक्षी को मारा था। फौलाद सिंह ने फौरन एक तेज घोड़ा लिया और एक सैनिक को उस गांव की तरफ रवाना किया। वे वैद्य अब बूढ़ा हो चुका था मगर जिंदा था और उसने पक्षी के मरने के बाद उस पहाड़ के दूसरी तरफ जाकर उस पेड़ की छाल से कई तरह की औषधियाँ भी तैयार कर ली थी और वो लोगों को ठीक भी कर रहा था। जब वे सैनिक वैद्य के पास पहुंचा तो उसने फौरन एक पुड़िया उसके हवाले कर दी। वे सैनिक औषधि लेकर वापस पहुंचा तो तुरंत वीर सिंह को वे औषधि खोलकर पिला दी गई। धीरे धीरे उसके शरीर से जहर का असर खत्म होने लगा था। दूसरी तरफ जब वीर सिंह की सेना के सिपाहियों को इस बात की खबर मिली कि राजा चिनाब सिंह ने एक दासी को भेजकर वीर सिंह को जहर दे दिया, तो सारे सैनिक और सेनापति की ऐसी हालत देखकर क्रोध से आग बबूला हो गए। उन्होंने राजा चिनाब सिंह के खिलाफ विद्रोह कर दिया और राजमहल पर हमला करके राजा चिनाब सिंह की हत्या कर दी गई।
इधर जब वीर सिंह स्वस्थ हो गए तो चिनावपुर की जनता ने वीर सिंह को अपना राजा बना लिया। इसके बाद दोनों राज्य एक हो गए। फौलाद ने अपनी पत्नी चंद्रमुखी को भी अपने महल में बुला लिया। वे बुढ़ापे में अपने पति से मिलकर बहुत ही खुश थी और फिर वे सभी एक परिवार की तरह रहने लगे। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में ये भी लिखिएगा कि आप ये कहानी कहाँ से देख रहे हैं, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी और एक नए विचार के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। जय श्री कृष्णा।